आपने रिएक्शन सुन लिया हुकूमती साइड का। मैं चाहूंगा कि हम अपने मियां अकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आई विटनेस अकाउंट है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही होगी आज कोर्ट नंबर 1 में। और फिर जब फैसला पढ़ने की बात आई तो बड़ा ग्रेशियसली ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा, क्योंकि जो मेजॉरिटी का जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसमें से उनको फैसला पढ़ना चाहिए, उनकी तरफ भेजा, वो उनको वो फैसला नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने खैर आ गया, पढ़ दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी रह गई है, एक ये कह रहे हैं कि 11 जजेस का जो है 11-2 वाला वो क्या डिसीजन है कि जी वो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक जो ज़्यादा जो कॉमन है 8-5 में और 11-2 में, ये एक चीज़ कॉमन है। देखें, एक चीज़ तो ये कॉमन है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो ये था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। दूसरा पार्ट ये था कि ये सीटें पार्लियामान में मौजूद जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको दे दी जाएँ। पहला हिस्सा जो है कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, इससे तो 11 जजेज़ ने इत्तफाक किया है, चाहे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हों या जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 8 रुकनी जो बेंच है, अक्सरियती जो जजमेंट है उसमें भी, और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इत्तफाक इससे नहीं किया। जो दूसरा पार्ट है कि सीटें मिलेंगी किसको, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इख्तलाफ है। काजी साहब ने भी ये कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि जनाब ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 8 रुकनी अक्सरियती जो जजमेंट है उसमें भी यही कहा गया है कि सीटें इनको मिलनी चाहिए। या अफरीदी साहब ने भी कहा है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब इख्तलाफ कहाँ है जजेस के दरमियान? इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, बयान हल्फी जमा करवा दिया, एफिडेविट जमा करवा दिया और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, वो लोग काजी साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि वो लोग तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सर्टिफिकेट देने के बाद उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, वो चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक या उनकी जजमेंट के मुताबिक वो लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, वो एक आज़ाद अलहदा सियासी जमात के अंदर शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो इन सीटों के हकदार नहीं है। झगड़ा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर हो रहा है। जबकि जो अक्सरियती जजमेंट है उसके अंदर ये कहा गया कि नहीं, वो लोग जो दूसरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए हैं उन्हें भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और वो 15 दिन दे दिए उनको, 15 दिन दे दिए, बिल्कुल। अब इस जजमेंट के हवाले से ये ऐसा फैसला तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा था। मासवाए तहरीक इंसाफ के दोस्तों के जो लोग वहाँ पर आ रहे थे, वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्ट अपील में नहीं थी, उनके जानिब से आर्गूमेंट्स नहीं दिए गए, कोई उस तरह से वकील पेश नहीं हुआ, आखिरी दिन एक एप्लीकेशन ज़रूर फाइल की गई, तो ऐसी कोई भी तवक्को नहीं थी कि ये सीटें बराह रास्त जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी। तवक्को यही थी कि या तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर जो पार्लियामान में मौजूद दूसरी सियासी जमातें हैं उनके पास ये सीटें जाएंगी। सही। अकील, पहले मुझे ये बताएं, एक तो ये जो नवीद मलिक साहब ने जो बात की, नज़रिया ज़रूरत, आपने जो कहीं पे कोई झलक कहाँ पे नज़र आती है? जो मतलब काजी फायज ईसा साहब की जो जजमेंट थी उसमें कहाँ पे आप को लगता है कि शायद ज़मीर साहब, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब भी इस फैसले का जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि इस फैसले के अंदर आइन और कानून जो है उसको रीराइट कर दिया गया। 15 दिन का टाइम कहीं पे नहीं था आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, 3 दिन का टाइम होता है कानून के मुताबिक। तो आप चले, आपने देना भी था तो आप कम से कम जो चीज़ें कानून या आइन के अंदर दे दी गई हैं उनको फॉलो कर लें ताकि आपके ऊपर एतराज़ ना उठे। लेकिन उनको भी फॉलो नहीं किया गया। 15 दिन का टाइम क्यों दिया गया, इसकी समझ किसी को भी नहीं आ रही कि ये इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे दिया गया। फिर दूसरी बात, अज़हर सदीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का थोड़ा सा हवाला दिया, तो मैं भी काजी साहब के फैसले की 2 लाइन्स पढ़ता हूँ कि काजी साहब को या जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल हैं उनको ये लाइन्स लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो अजहर साहब ने अगर आज काजी साहब के मुतालिक अच्छा किया है तो इसको मेरा कल पे रख लेते चले नहीं सुनवा देंगे। आज अजहर साहब हमारे पास मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उस पर कर दें। जी बोले। देखिए, ये 2 जजेस की लिखे हुए फैसले की या नोट की जो लाइंस हैं वो क्रिटिसिज्म है बुनियादी तौर पर अक्सरियती जजमेंट के ऊपर। ये क्रिटिसिज्म है और ये लाइंस लिखने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं ये लाइंस पढ़ता हूँ। वी मस्ट आल्सो अबाइड बाय वैलिडली इनएक्टेड लॉज एंड मस्ट not do anything either to hinder or facilitate a political party by ignoring the law's mandate.
यानी कि आप जो कानून में दिया गया किसी भी सियासी जमात को, ये होता रहा है कि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो जो आइन और कानून है उसको छोड़ें, ये फैसला दे दें। अगर आपने किसी सियासी जमात को फ़ायदा देना है, आइन और कानून को छोड़ें, ये फैसला दे दें। तो आज भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, मंदोखेल साहब और मैं भी यही सोच समझ रहा हूँ कि ये जो फैसला दिया गया है कि ये आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट था, जो ब्रैकेट थी, उस ब्रैकेट से बाहर निकल कर फैसला दिया गया है। बाहर निकल कर फैसला दिया गया। अकील मुझे जरा क्विकली बताएं कि ये जो वेरीफाइड लिस्ट है कि 39 लोग जो हैं उनको ईसीपी ने कंफर्म किया कि ये इलेक्शन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये जो 41 हैं इनको पार्लियामेंट ने किस तरह ट्रीट किया? देखें, ये वो लोग थे जो कि अपने सर्टिफिकेट देने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके थे। ज़मीर साहब, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला पॉपुलर डिसीजन है। आज से अगर मैं मिसाल दूँ ना कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जब फैसला दिया गया था, दोबारा वोटिंग करवाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त खिलाफ फैसला था, लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकी कि वो फैसला गैर आइनी था, गैर कानूनी था।